बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगा और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंसेस में कोई मसला नहीं होगा और आप हर तरह के सेंटेंस बना सकेंगे। तो सबसे पहले ये सवाल आपके जहन में आता होगा कि टेंस का मतलब क्या है। तो टेंस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है ज़माना या वक्त। और हम जानते हैं कि वक्त तीन तरह का होता है: प्रेजेंट, मौजूदा, पास्ट, माजी और फ्यूचर, आने वाला या मुस्तकबिल। प्रेजेंट के अंदर 4 टेंसेस हैं, पास्ट में 4 टेंसेस हैं और फ्यूचर में 4 टेंसेस हैं। यानी बेसिकली 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर आगे हर एक के अंदर 4 टेंसेस हैं। तो टोटल आपके पास 12 टेंसेस हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट के 4 टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट के 4 और फिर फ्यूचर के। तो प्रेजेंट में जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह पास्ट में जो पहला टेंस होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर का पहला टेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो शुरू करते हैं। पहला टेंस जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हर टेंस की एक पहचान होगी जिससे हमें पता चलेगा कि जुमले को देखते ही कि कौन सा टेंस है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें पहचान ये है कि जुमले के आखिर में आपको ये अल्फाज मिलेंगे: ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वग़ैरह। मिसाल के तौर पे वो ख़त लिखता है, तो यहाँ पे जुमले के आखिर में आ गया है ता है, जिसको मैंने सर्कल कर दिया है। इसी तरह हम क्रिकेट खेलते हैं तो इस जुमले के आखिर में आया हुआ है ते हैं। तो ये जुमला देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है। अब जुमला बनाने का तरीका पहचान तो हमने कर ली कि अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाना इंतहाई आसान है। अगर आपके पास सब्जेक्ट्स ही, शी, इट हों या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसमें आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा कर देना है। जैसे कि वो ख़त लिखता है तो इसकी इंग्लिश होगी ही राइट्स अ लेटर। वो के लिए ही आ गया, लिखने के लिए राइट, और इसमें हमने अपनी तरफ से एस का इजाफ़ा किया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स जब ही, शी, इट आएगा तो हम एस या ई एस लगा देंगे वर्ब के साथ। ही राइट्स अ लेटर, राइट नहीं कहा बल्कि राइट्स, ही राइट्स अ लेटर। इसी तरह वो टीवी देखती है तो शी आ गया है तो अब होगा शी वॉच टीवी, शी वॉचेस टीवी, ई एस लगा देंगे यहाँ पे, शी वॉचेस टीवी, वो टीवी देखती है। वर्ब थी वॉच और हमने इसके साथ ई एस का इजाफा किया है। इसी तरह असलम पतंग उड़ाता है, असलम पतंग उड़ाता है, असलम फ्लाइज अ काइट। फ्लाई एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म उसकी फ्लाई, सेकंड फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म है फ्लोन। तो हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस हमारा इस तरह बनेगा: असलम फ्लाइज अ काइट। तो इसमें हमने अपनी तरफ से ई एस का इजाफ़ा कर दिया था। तो ये हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, इंतहाई आसान सेंटेंसेस हैं। इनमें आपने जस्ट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और एस या ई एस का इजाफ़ा कर देना है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस की कुछ और मिसालें हैं, जैसे कि तुम ख़त लिखते हो, यू राइट अ लेटर। इसमें हमने एस या ई एस का इजाफ़ा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ही, शी, इट नहीं है बल्कि जो सब्जेक्ट है वो यू है। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि एस या ई एस का इजाफ़ा उस वक्त करते हैं जब सब्जेक्ट आपके पास ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो। वो अखबार पढ़ते हैं, दे रीड द न्यूज़पेपर। अगेन हमने एस या ई एस का इजाफ़ा इसलिए नहीं किया क्योंकि सब्जेक्ट ही, शी, इट नहीं बल्कि दे है। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। तो ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं इनमें आपने ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज़ नॉट या डज़ंट, शॉर्ट फॉर्म डज़ंट भी प्रोनाउंस होता है, डज़ नॉट या डज़ंट, ये इस्तेमाल करना है। जबकि बाकी प्रोनाउंस वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट या डोंट इस्तेमाल करना है, डू नॉट या डोंट। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पे एस या ई एस का इजाफ़ा
नहीं होगा, क्योंकि एस या ईएस का इजाफा होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस में जस्ट, डज नॉट और डू नॉट इस्तेमाल होते हैं, एस या ईएस इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पे वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, और ही डजंट प्ले क्रिकेट। वो कपड़े नहीं धोती है, शी डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। ही था तो इसलिए हमने डज नॉट इस्तेमाल किया, इसी तरह शी के साथ भी डज नॉट इस्तेमाल हुआ है। कुछ और मिसालें हैं, असलम ख़त नहीं लिखता है, असलम एक सिंगुलर नाउन है तो असलम के साथ हम डज़ नॉट इस्तेमाल करेंगे। असलम डज़ नॉट राइट अ लेटर। आप देख सकते हैं कि एस या ईएस का इजाफा नहीं हुआ और डज़ नॉट इस्तेमाल हुआ है। असलम डज़ नॉट राइट अ लेटर, या फिर असलम डजंट राइट अ लेटर। हम इम्तिहान नहीं देते हैं, हम सब्जेक्ट है तो हम के लिए वी आ जाएगा, और वी के साथ डू नॉट, वी डू नॉट टेक द एग्ज़ाम, वी डू नॉट टेक द एग्ज़ाम, वी डू नॉट टेक द एग्ज़ाम। इसमें कोई एस या ईएस का इजाफा नहीं और डू नॉट इस्तेमाल हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट वी है। और एक और चीज़ इसमें यह है कि देने के लिए जो वर्ब है वो गिव इस्तेमाल होता है, गिव, गैव, गिवन, गिव, गैव, गिवन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। लेकिन इम्तिहान देने के लिए गिव इस्तेमाल नहीं होता बल्कि टेक इस्तेमाल होता है, और इम्तिहान लेने के लिए गिव इस्तेमाल होता है। इम्तिहान देने के लिए टेक और इम्तिहान लेने के लिए गिव, यानी ये इंग्लिश में ये अपोजिट हैं। उर्दू में देने के लिए गिव होता है, देने के लिए जब भी बात होती है तो गिव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में इम्तिहान देने के लिए ख़ास तौर पे टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, और जब किसी का इम्तिहान लेना हो तो फिर गिव का वर्ब यूज़ होगा। जैसे कि हम इम्तिहान नहीं लेते हैं या हम उनका इम्तिहान लेते हैं, वी गिव देम एन एग्ज़ाम, तो वी डू नॉट टेक द एग्ज़ाम। वो आजकल हमारे घर नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम टू आवर होम नाउ डेज़ और दीज डेज़। डे था तो इसलिए हमने डू नॉट इस्तेमाल किया, और इसके साथ नाउ डेज़ या दीज डेज़ इसका मतलब है आजकल। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही, शी, इट और सिंगुलर नाम, जब भी कोई किसी एक बंदे का नाम होगा या किसी एक लड़की का नाम होगा या लड़के का नाम होगा तो उसमें डज इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज इस्तेमाल होगा जुमले के शुरू में, बिल्कुल जुमले के शुरू में। और इसके अलावा अगर कुछ और प्रोनाउंस हों, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन हो तो उसमें डू इस्तेमाल होगा, डज इस्तेमाल नहीं होगा। और डू भी इसी तरह फ़िक्रे के शुरू में। जिस तरह नेगेटिव में डज़ नॉट और डू नॉट थे, इंटरोगेटिव में आपने डज़ और डू इस्तेमाल करना है, और वो भी सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। एस या ई एस यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होंगे। एस या ई एस सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। क्या वो अखबार पढ़ता है? डज़ ही रीड द न्यूज़ पेपर? डज़ ही रीड द न्यूज़ पेपर? डज़ जुमले के शुरू में आ गया और इससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए आखिर में क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल हुआ है। क्या वो स्कूल जाती है? डज़ शी गो टू स्कूल? डज़ शी गो टू स्कूल? वो, शी हो या ही हो तो आपने डज़ का इस्तेमाल करना है। क्या असलम ख़त लिखता है? डज़ असलम राइट अ लेटर? एक सिंगुलर नाउन था तो इसलिए हमने डज़ जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया। इसी तरह अगर इट हो, जैसे कि क्या बारिश होती है? डज़ इट रेन? इट रेन्स, बारिश होती है। इट डज़ नॉट रेन, बारिश नहीं होती है। डज़ इट रेन? क्या बारिश होती है? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? यहाँ पे तुम आया तो तुम के लिए यू इस्तेमाल होता है, और यू के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट के साथ डज़, बाकी सब के साथ डू। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या हम उनकी मदद करते हैं? डू वी हेल्प देम? डू वी हेल्प देम? डू इस्तेमाल होगा क्योंकि वी है। क्या वो मेहनत करते हैं? डू दे वर्क हार्ड? क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो? यहाँ पे इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हैं। तो इसमें हमने ये करना होगा कि उसी तरह क्या के लिए तो शुरू में डू आ जाएगा, डू यू, और फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल करना है। डू यू नॉट प्ले फुटबॉल? डू यू नॉट प्ले फुटबॉल? क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ? ये सेंटेंस भी पिछले सेंटेंस की तरह है जिसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं,
तो हमने डू शुरू में इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल करना है। डू आई नॉट टीच यू, डू आई नॉट टीच यू। इन दोनों सेंटेंसेस को हम शॉर्ट करके ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, डोंट यू प्ले फुटबॉल, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, और डोंट यू प्ले फुटबॉल। इसी तरह क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, डू आई नॉट टीच यू, और वी कैन से डोंट आई टीच यू, डोंट आई टीच यू। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद इस टेंस के बारे में जो भी डाउट्स थे आपके जहन में या जो भी आपको मुश्किलात थी वो हल हो गई होंगी। और मेरे नज़दीक टेंसेस सीखना इंतहाई ज़रूरी है और टेंसेस की इम्पोर्टेंस इंग्लिश में इतनी ही है जितनी कि मैथमेटिक्स में टेबल्स की होती है। अगर आपको टेबल्स नहीं आते, फार्मूलाज नहीं आते, तो आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपको टेंसेस और इंग्लिश ग्रामर पर कमांड नहीं है तो आप सही तरीके से इंग्लिश बोल और लिख नहीं सकते। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि बग़ैर ग्रामर के भी वो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं या लिख लेते हैं, लेकिन जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो अहले ज़बान नहीं होते, जिस तरह के हम पाकिस्तानी या इंडियंस हो गए या बाकी कंट्रीज़ के लोग हो गए जो कि जिनकी अपनी ज़बान नहीं है इंग्लिश, तो उनके लिए ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो उस कंट्री में चले जाएं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो पाकिस्तान में रहते हुए आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर के बग़ैर आप सही इंग्लिश ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। और ग्रामर में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो टेंसेस है। इससे हटकर और इससे आगे बहुत सारा ग्रामर है, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको करवाता रहूँगा। और इंशाल्लाह कंप्लीट ग्रामर सीखने के बाद आप हर तरह का सेंटेंस बना भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे।